नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। स्वागत है आपका ध्रुवाज एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल, प्राचीन भारत का हम जो है पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल पढ़ा पुरा पाषाण काल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब है कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक लगभग। अब हम इस काल को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो हम पाषाण कालों को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 दिशाओं में देख करके पढ़ रहे हैं। और वो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से हैं मैंने कल भी बताया और वह आज भी हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बाद हम देखेंगे इनके उपकरण, और उपकरण के बाद देखेंगे हम इनका जीवन यापन कैसा है। ये 3 चीजों के आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आज का मानव, यानी कि आज का मतलब मध्य पाषाण काल का मानव में भी कोई इतना विकास नहीं हुआ है कि उसके जीवन यापन की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हों, ऐसा नहीं है। आज भी इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पानी के लिए आवश्यकता और भोजन या हथियारों के लिए इनके पास पत्थरों की इनको आवश्यकता है। तो आज का मानव भी नदी घाटियों के पास ही निवास करता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि प्राय उन सभी स्थानों पर जहां पर पुरा पाषाण काल के मानव के साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पाषाण कालीन मानव के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहां पर लिख लिए एक बार कि प्राय उन स्थानों पर जहां पर पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, प्राय उन स्थानों पर जहां पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, वहां मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य भी मिलते हैं। इनके अलावा, उन स्थानों के अलावा कुछ और विशेष महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि मध्य पाषाण काल में विकसित हुए हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी के पास का एक स्थान है जिसको कहते हैं चौपानी मांडू। तो यहां पर डाल लीजिए अन्य महत्वपूर्ण, हेडिंग डालिए अन्य महत्वपूर्ण स्थल। एक उत्तर प्रदेश का स्थल है जिसको कहते हैं चौपानी मांडू, बेलन नदी घाटी के पास है। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी। ठीक है, यहां से मधुमक्खी के छत्ते की तरह या मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोंपड़ी और एवं प्राचीनतम बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से ये जो चौपानी मांडू जो स्थल है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकार की झोंपड़ी मिली है। ठीक, और प्राचीनतम बर्तनों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। एक उत्तर प्रदेश की जगह है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में एक साइट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आप समझते होंगे, जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में रहने वाले तो जरूर जानते होंगे, राजा भैया। ठीक है, तो ये जो है आंवला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, आंवला की खेती के लिए जगह बड़ी प्रसिद्ध है। तो यहां पर 3 साइट मिलती हैं, यहां पर 3 साइट हैं। एक है सराय,
नाहर, एक दमदमा, सराय नाहर, दमदमा और एक महदहा। यहां से 3 साइट मिलती हैं प्रतापगढ़ से इस काल की। और ये जो सराय नाहर है ये बड़ा प्रसिद्ध है, यहां से प्रथम हत्या का साक्ष्य मिलता है, प्रथम हत्या का साक्ष्य मिलता है यहां से। किसी मानव की खोपड़ी में एक पत्थर के धंसे होने के साथ साथ साक्ष्य मिलता है, तो माना जाता है कि शायद किसी ने किसी में मारा होगा और उसकी लग गई होगी तो उसकी हत्या हो गई होगी, तो प्रथम हत्या का साक्ष्य मिलता है यहां से। और यहीं से मिलता है अधजली हड्डियों का, अधजली हड्डियां मिलती हैं यहां से। ये जो महदहा है यहां से सिलबट्टा का साक्ष्य मिलता है, सिलबट्टा का साक्ष्य यहां से मिलता है। और यहां से युगल समाधान, युगल समाधान मतलब समझते हो, जोड़े से दफनाया जाना, उसके भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और एक है दमदमा, यहां से हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जगह है। ठीक है, तो मैं ये रफ कर दूं। नोट करते रहना साथ के साथ। मध्य प्रदेश में लिख लीजिए, मध्य प्रदेश डाल के लिख लीजिए, भीमबेटका, आदमगढ़, भीमबेटका, आदमगढ़। आदमगढ़ में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लिखिए, राजस्थान में लिख लीजिए, राजस्थान, राजस्थान का एक जगह है बागौर, यहां से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये जो जगह हैं ये किन से जगह हैं, जो पुरापाषाण काल में जो हमें जगह मिले, भौगोलिक विस्तार मिला है, उसके अलावा हैं ये। उन जगहों पर तो मध्य पाषाण कालीन मानव के साक्ष्य मिले ही मिले हैं, उसके अलावा जो अन्य जगहों पर मिले हैं वो ये मुख्य प्रमुख साइट्स हैं। नोट करके लिख लीजिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से भी मध्य पाषाण कालीन मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ठीक। ये तो हो गया भौगोलिक विस्तार। अब बात करते हैं हम इनके उपकरणों के बारे में। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जब नए उपकरणों का आविष्कार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पुराने उपकरणों का उपयोग करना बंद कर दिया है। आज भी मानव उन पुराने उपकरणों का उपयोग कर रहा है जिनका वो पुरापाषाण काल में कर रहा था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में जो हथियारों का उपयोग कर रहा था उन हथियारों का उपयोग तो किया ही, इसके अलावा इन्होंने जो अपनी खोज की या इन्होंने जो विकास किया हथियारों को बनाने के लिए, ये क्या कि इन्होंने अति सूक्ष्म हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने
अति सूक्ष्म पत्थर के उपकरणों अर्थात हथियारों का उपयोग। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म पत्थरों से निर्मित जो है हथियारों का उपकरणों का उपयोग कर दिया है। और एक इनके लिए इंपोर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। इसको लिख लेना। उन छोटे छोटे उपकरणों को, जो सूक्ष्म उपकरण हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, माना जाता है कि इसी काल में कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग किया उपयोग शुरू हुआ जिनको फेंक के मारा जा सकता है। ठीक है, फेंक कर मारने वाले हथियारों का उपयोग। माना जाता है कि धनुष बाण का उपयोग भी इस काल में आरंभ हो गया था। अर्धचंद्राकार हथियार, त्रिभुजाकार हथियार, तो इस काल का मानव इस तरह के हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है इनके जीवन यापन के बारे में। ये तो थोड़ा सा विकास उपकरणों में इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो उपकरण वो पुरापाषाण काल में उपयोग कर रहा है, उनका उपयोग तो वो कर ही रहा है आज भी। उसके अलावा उसने अति सूक्ष्म पत्थरों के जो छोटे छोटे उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया है, और जिनको बोलते हैं हम माइक्रोलिथ। कुछ ऐसी तकनीकी का, यानी कि फेंक के मारने वाले हथियारों का भी उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया है। कहते हैं कि धनुष बाण चलाने की जो तकनीकी का प्रयोग है वो भी मध्य पाषाण काल में हो गया था। उसके अलावा अर्धचंद्राकार या त्रिभुजाकार ऐसे पत्थरों का उपयोग, ऐसे उपकरणों का उपयोग भी ये करने लग गया है। अब बात करते हैं इनके जीवन यापन के बारे में। ये नोट करते रहना। जैसा कि मैंने कल भी कहा कि पाषाण काल में मानव का जीवन प्रभावित हो रहा है जलवायु से और उपकरणों से। जैसे जैसे वो उपकरणों का विकास करता जा रहा है, उस तरह से वो हथियार उनका शिकार कर रहा है जानवरों का, और उसी तरह से जलवायु के परिवर्तन के साथ उनके जीवन यापन में भी बदलाव हो रहे हैं। तो अगर हम इनके जीवन यापन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसी काल में हिमयुग का अंत हो गया था। इस काल को आते आते हिमयुग का अंत हो गया और होलोसीन युग की शुरुआत मानी जाती है। माना जाता है कि हिमयुग अंत या समाप्त और होलोसीन युग की शुरुआत। हिमयुग में ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां बड़े बड़े जानवर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे जानवरों का, जीवों का उस समय पे विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हिमयुग अंत होगा, होलोसीन युग आएगा, तो थोड़ा सा जलवायु गर्म होगी। और जलवायु गर्म होने के साथ साथ मानव के जीवन में वहां पे प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, और जब प्रभाव दिखाई देगा तो पहले मैंने कहा कि हिमयुग थी तो बड़े बड़े बालों वाले या बड़े बड़े खुरों वाले बड़े बड़े जानवर वहां पे दिखाई देते हैं। इस काल में आते आते छोटे छोटे जानवरों का भी विकास होगा, जैसे मछली का भी यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। तो क्या होगी, थोड़ी गर्म जलवायु होगी। अभी मैं लिखाऊंगा, देख लीजिए एक बार पहले। गर्म जलवायु होगी
अपेक्षाकृत छोटे जानवरों का या जीवों का उद्भव होगा, विकास होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मानव के पास उत्पादन की क्षमता नहीं है। ठीक है, आज भी मानव शिकार कर रहा है और आज भी मानव फल फूलों पे निर्भर है। इस काल में अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि के साक्ष्य मिलने से हम ये अंदाज तो लगा सकते हैं कि इस काल का मानव पकाकर भोजन खाना शुरू कर दिया होगा। इस काल के मानव ने भोजन पका के खाना शुरू कर दिया होगा। और जैसे कि मैंने बताया अभी उपकरणों में कि सिलबट्टा मिल रहा है, अग्नि का विकास, सिलबट्टा का होना, यानी कि उनके खान पान के तौर तरीकों में विकास की स्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है, उनके जो है खान पान में। इस काल में कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, है ना। कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं और अंत तक आते आते कुछ पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप हैं। ठीक है, अपवाद स्वरूप हैं और अपवाद कभी भी नियम नहीं बनता है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट अगर कोई पूछ कहे कि सर जो है अगर ये ऑप्शन में इस तरह का आ जाए कि वहां इस काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे कि नहीं, तो ऑप्शन में टिक क्या लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन उसने पूछा क्या है। और एक बात याद रखो हमेशा कि कभी भी अपवाद रूल नहीं होता, अपवाद कभी भी कानून या नियम नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह के साक्ष्य इनके मिलते हैं। तो क्रम बाई क्रम इनको लिख लीजिए एक बार और हेडिंग डालिए कि जीवन यापन। हेडिंग डालिए जीवन यापन कि मध्य पाषाण काल के साथ, कि मध्य पाषाण काल के साथ हिमयुग का अंत एवं होलोसीन युग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग के साथ जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई और इसका प्रभाव जीवन यापन पर पड़ा। इस युग में के साथ जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई और इसका प्रभाव जीवन यापन पर पड़ा। नेक्स्ट लिखिए, पुरापाषाण काल की तरह इस काल में, पुरापाषाण काल की तरह इस काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है, अतः मुख्यतः उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं। नेक्स्ट लाइन लिखिए, लेकिन खान पान एवं जीवन यापन में इस काल में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षाकृत छोटे जीवों का विकास, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षाकृत छोटे जीवों का विकास दिखाई पड़ता है। मछलियों के शिकार की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, आग के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है, आग के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल का मानव भोजन पकाकर खाता होगा। सिलबट्टे का प्रमाण भी
खान पान के सुधार का सूचक माना जाता है। नोट करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि इस काल में कुछ मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस काल में कुछ मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं जो कि अपवाद स्वरूप हैं। अगर इनके आवास की बात करें, हम इनके अगर आवास की बात करें तो कृत्रिम आवास मिला है। कृत्रिम आवास बड़ी संख्या में मिलते हैं। इस काल में कृत्रिम आवास बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। तो लिखिए, कृत्रिम आवास जैसे झोपड़ियों के साक्ष्य एवं बड़ी संख्या में मानव जीवन एवं संस्कृति के साक्ष्य तथा भीमबेटका एवं कई स्थलों से चित्रकला भी व्यापक रूप में मिलती है। भीमबेटका एवं कई स्थलों से चित्रकला भी व्यापक रूप में मिलती है। ये परिवर्तन किसी न किसी रूप में पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की ओर संक्रमण का संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यपाषाण काल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा नवपाषाण काल। तो हेडिंग डालिए, नवपाषाण काल। नवपाषाण का काल, जैसा कि मैंने बताया, 6000 BC से, यानी कि ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। कई किताबों में ये 1500 तक भी मिल जाएगा, 1000 तक भी मिलेगा, बट लेकिन सामान्यतः मैंने 6000 से 2000 तक का लिया है। नवपाषाण काल को भी हम जो है 3 भागों में बांट के देखेंगे। कैसा? भौगोलिक विस्तार, दूसरा उपकरण, और तीसरा जीवन यापन। अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह है, लिखते रहिए आप। पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लिखते रहिए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश में लिखिए लहुरा देव।
कौन सी जगह? लहुरा देव। ये बीच में बड़ा चर्चा में रहा था। हालांकि अगर हम कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ से मिलते हैं, लेकिन कई बार यह चर्चा का विषय रहा है कि कभी कभी इस स्थान को भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में देख लिया जाता है। ठीक है, तो कभी स्टेट एग्जाम में अगर ऐसा हो और ये ऑप्शन में अगर दे रखा हो तो इसका मतलब यही है कि शायद वो ये आपसे आंसर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक विंध्य क्षेत्र में है कोल्डी हवा। विंध्य क्षेत्र में कोल्डी हवा है, यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर में लिखिए, कश्मीर में दो जगह हैं। कश्मीर में दो जगह हैं और वो दो जगह हैं बुर्जहोम और गुफ कराल। इन दोनों जगहों से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास समझते हैं ना, गड्ढा खोद करके जमीन में रहने के साक्ष्य मिले हैं मानव के। दोनों जगहों से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहां से दोनों जगहों से बड़ी संख्या में, लिखिए इसमें, बड़ी संख्या में पत्थर के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, एक जगह है, लिखते रहिएगा, बिहार में चिरांद। बिहार में एक जगह है चिरांद। इसमें लिखिए कि बड़ी संख्या में हिरण की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। एक बिहार में ही जगह है सोनोहार। यहां से, इसमें लिखिए चना एवं मूंग के साक्ष्य। चना एवं मूंग के साक्ष्य, मूंग जो दाल है उसके साक्ष्य मिले हैं। यहां से चिरांद से हिरण की हड्डी। अगर दक्षिण भारत की बात करें हम, दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी। ठीक है, इसमें लिखिए रागी का साक्ष्य। कॉमा लगा के लिखिए मस्की हल्लोर, कॉमा टेक्कल कोट, और पिकली हल। ब्रैकेट में लिखिए राग के टीले के साक्ष्य। पिलकी हल में लिखिए राग के टीले के साक्ष्य अन्य कई स्थलों से भी। अगला लिखिए तमिलनाडु। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, लिखिए तमिलनाडु। और तमिलनाडु में बड़ी फेमस जगह है पयमपल्ली।
तमिलनाडु में पयमपल्ली, ठीक। आंध्र प्रदेश में जैसे मैंने बताया था कल भी, एक नागार्जुन कोंडा करके एक बड़ी फेमस साइट है। तो आंध्र प्रदेश में लिखिए नागार्जुन कोंडा उतनूर, नोट करके लिख लीजिए। कुछ अन्य जगह भी हैं कि बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तर पूर्वी भारत से भी नवपाषाण युगीन स्थलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग का विकास भिन्न भिन्न कालों में दिखाई पड़ता है। जैसे मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व, वहीं उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारत में 2000 या 1500 ईसा पूर्व के आसपास के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नवपाषाण काल के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में ताम्रपाषाण काल की शुरुआत, जैसे कि मेहरगढ़ में 3500 ईसा पूर्व, जैसे मेहरगढ़ में 3500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। ये रफ कर दें। ये इनका हो गया भौगोलिक विस्तार। नेक्स्ट है उपकरण। तो जो उपकरण मानव पहले से यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, जैसे पूरा पाषाण काल में कर रहा है, मध्य पाषाण काल में जो करता आया है, उन उपकरणों का उपयोग नवपाषाण काल में भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नया विकास हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे पॉलिश युक्त उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है इसने। पॉलिश युक्त उपकरण, इनका उपयोग शुरू कर दिया है। जैसे कि कैल्ट है, CELT, कैल्ट है, एक्स है, ठीक है, ऐसे इत्यादि उपकरणों में बस इतना ही। बाकी जो पाषाण काल में, पुरापाषाण काल एवं जो मध्य पाषाण काल में जो उपयोग कर रहा है उसका उपयोग ये करता हुआ आया है। अब बात करते हैं जीवन यापन के बारे में। जीवन यापन के बारे में, और इस सबको रफ कर देते हैं। बात करते हैं जीवन यापन। देखो, नवपाषाण काल में मानव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलते हैं। एक तो कृषि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, और कृषि का साक्ष्य मिलता है कि मानव कृषि या खेती करने लग गया है। तो खेती करने लग गया है तो एक बार सोचने की है कि जब मानव खेती करने लगा तो क्या होगा। खेती करने के लिए उसको स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मानव एक जगह रहना शुरू करेगा, क्योंकि खेती एक दिन में तो होती नहीं है, ठीक है। एक स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इस काल में जब खेती करना शुरू हो गया है तो स्थायी निवास होगी, पशुपालन भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब लिखिए आप इनके बारे में नोट करके। कि नवपाषाण काल में, जीवन यापन हेडिंग डाल के लिखिएगा कि नवपाषाण काल में मानव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए, इसलिए इसे नवपाषाण कालीन क्रांति भी कहा जाता है।
इस काल में, नेक्स्ट लिखिए, इस काल में कृषि का ज्ञान जीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करने वाला ज्ञान था। अब क्या है, मानव खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। अब मानव सिर्फ खाद्य संग्राहक या शिकारी नहीं रहा है, अब मानव उत्पादक भी हो चुका है। मानव कैसा हो चुका है? उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, विभिन्न स्थलों से गेहूं, चावल, जौ, रागी इत्यादि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे मानव जीवन को स्थायित्व मिला। आजीविका या खाद्यान्न के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रह सकता था। मानव अब शिकारी एवं खाद्य संग्राहक तथा उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक के रूप में भी जाना जाने लगा। लेकिन ये जो उत्पादन कर रहा है, अभी भी ये जो उत्पादन कर रहा है, ये उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए है। जीवन निर्वाह अभी भी जीवन निर्वाह के लिए ही उत्पादन हो रहा है। अभी इसके पास अधिशेष नहीं है, अधिशेष के लिए नहीं। ठीक है, लिखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक नियमित विशेषता के रूप में नवपाषाण काल में दिखाई पड़ता है। इससे भी जीवन यापन को स्थायित्व मिलता है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, कृषि पशुपालन जैसी विशेषताओं ने संग्रह के लिए बर्तनों की आवश्यकता को जन्म दिया है। और इस दौर में नियमित रूप से हाथ एवं चाक से बने हुए बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब जीवन यापन करने लगा है, पशुपालन कर रहा है, खेती कर रहा है, तो बर्तनों की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। खेती में पानी के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बर्तनों का विकास हो जाएगा। इसी काल में चाक का आविष्कार भी हुआ है। चाक या पहिया, पहिए का आविष्कार हुआ है। तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अब सहूलियत होगी। पहले सामान को खींच रहा होगा, उठा के रख रहा होगा, पहिए पे रख के बैलगाड़ी वगैरह जो भी उन्होंने बनाया होगा अपना साधन, उसके आधार से ले जाने का भी जो व्यवस्था हो गई। तो लिखिए, नवपाषाण काल में पहिए की ज्ञान की जानकारी मिलती है। इससे इसने भी जीवन को कई तरह से प्रभावित किया होगा। जैसे वस्तुओं के आवागमन में, इन परिवर्तनों ने स्थायी आवास या स्थायी जीवन की ओर मानव को अग्रसर किया। अगला लिखिए, समकालीन साक्ष्यों से पारिवारिक, सामाजिक एवं कला, आभूषण के प्रति रुचि, अंतिम संस्कार इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। समकालीन साक्ष्यों से पारिवारिक, सामाजिक जीवन, कला एवं आभूषण के प्रति रुचि, अंतिम संस्कार इत्यादि की जानकारी भी मिलती है। नोट करके लिख लीजिए कि नर्मदा एवं बेलन नदी घाटी में पाषाण युग की तीनों अवस्था क्रमिक रूप से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ठीक।
जैसा कि मैंने कहा कि इसके साथ साथ हमारे पास एक टॉपिक और है जिसको साथ के साथ चलता है, संस्कृति। क्या है? संस्कृति। तो पाषाणकालीन संस्कृति जब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो उसमें इनके सांस्कृतिक विकास, इस काल में साहित्यिक या धर्म जैसी कला के बारे में तो पता चलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनकी जो कला है, सौंदर्य है, जैसे कि स्थापत्य है, चित्रकला है, इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।